हेलो बच्चों। तो आज आपका 10th यूनिट का रिमेनिंग पार्ट कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कवर हो जाए सारा, अदरवाइज़ एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर। ये आप कर चुके हो इसके अंदर से पहले मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये भी हम कर चुके हैं। और उसके बाद वार्मिंग अप एंड लिमिंग डाउन, इसका मीनिंग और टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप, पैसिव, एक्टिव, ये सब चीज़ें भी हम कर चुके हैं। तो आज हमने शुरू करना है मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप से। इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं सारा। कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम बॉडी टेम्परेचर या बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं, या इसके अंदर जो भी कुछ आता है, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट्स, रेट ऑफ ब्रीदिंग, इन सब चीज़ों को कैसे हम आप करते हैं या हाई लेवल पे करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है जनरल मेथड, जो हर एक गेम स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम उस पर आपके पास ये जनरल मेथड जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपके पास जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो ये इसके अंदर आपके पास 5 टाइप की एक्टिविटी दे रखी हैं। ये एक सीक्वेंस है, ईजी टू डिफ़िकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आप इसको मान के चलो। तो हमें जब वार्म अप करना है तो इस सीक्वेंस के अंदर ही इनको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब वार्मिंग अप पे जाते हैं तो जॉगिंग और स्लो रनिंग दोनों काफ़ी सेम उस पर ही आता है। एवरी एथलीट शुड परफॉर्म जॉगिंग और स्लो रनिंग फॉर 5 to 10 minutes टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। फॉर यंग वंस इट मे बी फॉर 3 to 5 minutes। तो ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके टाइम पीरियड जो है। अदरवाइज 5 to 10 minutes जो है वो सफिशिएंट है जॉगिंग के लिए। जॉगिंग शुड बी स्टार्टेड आउट स्लोली एंड देन ग्रेजुअली द स्पीड शुड बी इंक्रीज टू इट्स कंप्लीशन। जैसे ही आप लास्ट में इसको कंप्लीट करने वाले होते हैं उस टाइम पे स्पीड को बढ़ा देना चाहिए ताकि आपकी हार्ट बीट्स जो हैं वो बढ़ सकें। नेक्स्ट आपके पास है सिंपल एक्सरसाइज। इसके अंदर जो भी है, अभी आपने स्लो रनिंग की है, कुछ बॉडी के अंदर जो चीज़ें आप इंप्रूव करना चाह रहे थे उनके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। उसके बाद सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर जॉगिंग सिंपल एक्सरसाइज शुड बी डन फ्रॉम रिलैक्स्ड पोजीशन। द एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड फॉर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स दैट सिंपल एक्सरसाइज शुड बी डन फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज आफ्टरवर्ड्स। स्ट्राइडिंग, नेक्स्ट आपके पास है स्ट्राइडिंग। इसमें क्या है कि आप लॉन्ग स्टेप, हाई नी एक्शन ये लेके चलते हैं। It means covering the distance with long strides. These strides are long, like the steps should be stretched out but not too much. Knee should go high. Body should lean forward and arm should be in running position. तो complete बॉडी एक्शन के साथ, रनिंग एक्शन के साथ आपको इसको परफॉर्म करना है। द डिस्टेंस ऑफ रनिंग शुड नॉट बी मोर देन 50 मीटर्स। तो छोटी रेसेस हैं एक टाइप की ये, जिसके अंदर आपके लॉन्ग स्ट्राइड होंगे, हाई नी एक्शन होगा। 4 to 8 रेपिटेशन कैन बी परफॉर्म्ड। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तो इसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है बॉडी के अंदर, टेम्परेचर, सर्कुलेशन और हार्ट बीट्स, ये सब चीज़ें अप हो जाती हैं। तो उसके बाद आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे जाते हो। स्ट्रेचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ वार्म अप एंड of an athlete's performance. A more flexible muscles is stronger and healthier. A stronger and healthier muscles respond better to exercise and activities and helps in preventing athletic injuries. इंजरीज से बचना है। इसके अंदर ओवर स्ट्रेचिंग या जर्क, इस तरीके की, इस टाइप की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये इंजरी की तरफ भी जा सकता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है तो इनको केयरफुली और एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर इसको परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है विंड स्प्रिंट्स। ये छोटी छोटी रेसेस हैं, फास्ट रेस होगी आपकी, स्प्रिंट होंगी फास्ट। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ वार्मिंग अप। इट इज़ यूजुअली डन विद स्पाइक्स ऑन। इन विंड स्प्रिंट्स द डिस्टेंस ऑफ 25 to 30 मीटर्स मे बी कवर्ड। तो 20 से 30 बोल सकते हो, 25 से 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। और इसके अंदर एक्सेलरेट करते हैं और रुक जाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और रुक जाते हैं। There can be 4 to 8 repetition depending on age, sex and experience of the sports person. तो ये है आपका एक जर्नल मेथड। और अब आप इसके बाद जो है मेन टास्क के लिए या स्पेसिफिक वार्मिंग अप के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं।
अदर मेथड क्या है, वार्मिंग अप विद वार्म वाटर, गर्म पानी से, नहाने से, पीने से, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर जैसे भी है, इससे ये भी एक मेथड है जिससे आप बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। वार्म अप विद वार्म वाटर यूजुअली डन इन डेवलप्ड कंट्रीज। टेकिंग शावर इज आल्सो यूज्ड फॉर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर स्विमिंग, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, वाटर पोलो एंड डाइविंग। तो इस तरीके के जो इवेंट है वहाँ पे इनको थोड़ा यूज़ किया जाता है डेवलप कंट्रीज़ में, अदरवाइज इसका भी ज़्यादा वैल्यू नहीं बनती है। वार्म अप थ्रो मसाज, दिस मेथड इज़ ओल्ड मेथड ऑफ वार्म अप। It was used in India by wrestlers to get warmed up. This method of massage was good for curing some injuries of muscles. However, it is not applicable now. पहले के टाइम पे लोग यूज़ किया करते थे और रेसलिंग के अंदर ज़्यादा इसको यूज़ करते थे, और इंजरी वगैरह के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता था। अदरवाइज़ इसकी भी कोई ज़्यादा वैल्यू आज के टाइम में नहीं है। बाय हॉट ड्रिंक्स, some people take a cup of tea or coffee and get themselves warmed up, but it is not considered a good method. As a matter of fact, it has been discarded on the basis of scientific experiment. तो जो भी रिसर्च होती हैं उनके बेस पे आप बोल सकते हो कि इसके कोई अच्छे रिजल्ट या बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, ये एक यूजलेस चीज़ है। थ्रो सन बाथ, द बॉडी कैन बी प्रॉपरली वार्म्ड अप थ्रो ए सन बाथ अप टू सम एक्सटेंट, बट इन मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स दिस मेथड ऑफ वार्मिंग अप इज़ नॉट यूजुअली अप्लाइड। तो ये भी एक मेथड है, आप कुछ टाइम धूप में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उससे भी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा गेम्स के अंदर अप्लाई नहीं होता है। लास्ट आपके पास है थ्रो स्टीम बाथ, द बॉडी कैन बी वार्म्ड अप थ्रो ए स्टीम बाथ, एनर्जी कैन बी सेव्ड थ्रो स्टीम बाथिंग, बट दिस मेथड ऑफ वार्मिंग अप इज़ नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली। अब ये हर टाइम पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, हर गेम और स्पोर्ट्स के अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये भी एक आपके पास बेस्ट मेथड है वार्म अप के लिए। तो ये आपके पास थे मेथड ऑफ वार्मिंग अप। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। काफ़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, 20 पॉइंट हैं। आप कोई भी इसके अंदर 6, 7, 8 पॉइंट जो हैं वो अच्छे से, जो आपको इजी और बेस्ट लगते हैं उनको लर्न कर सकते हैं, आपके लिए वो काफ़ी हो जाता है। हम एक बार सभी के ऊपर नज़र मार लें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए ज़रूरी है, इंक्रीज़ द बॉडी टेम्परेचर। ए प्रॉपर वार्मिंग अप इंक्रीजेज द बॉडी एंड मसल टेम्परेचर, सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। रिसर्च स्टडीज शो दैट इफ़ द मसल्स हैव बीन स्लाइटली वार्म्ड अप before vigorous activity may lead to tearing of muscle fibers. In fact, if the muscle is warmed up, the speed with which the muscle contracts and relax and the force of contraction are also increased. तो इनकी जो स्ट्रेचिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, और आप इंजरी से बच सकते हो। तो ये सारा आपके बॉडी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से होता है। डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मसल्स के अंदर एक चिपचिपाहट सी रहती है, जो मसल फाइबर्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर आपका थोड़ा इंक्रीज होता है तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जो उनके अंदर जो एक किस्म का आपको एक हर्डल पैदा करता है आपके मूवमेंट्स के अंदर, वो चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, जो आपके ब्रेन से मसल्स तक जो नर्व इम्पल्स चलते हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से आपका रिएक्शन टाइम जो है वो कम हो जाता है, और रिएक्शन टाइम कम होने से आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन मसल कैपिलरीज। अब इस टाइप के पॉइंट्स हैं, इनको आप मिस भी कर सकते हो। रिसर्च स्टडी आल्सो रिवील दैट वार्मिंग अप डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन मसल कैपिलरीज। इतना ही दिया है और इससे ज़्यादा कुछ डिटेल भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल टू टिश्यूज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। जब जो वर्किंग मसल्स हैं अगर उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती तो आप ज़्यादा देर तक वर्कआउट नहीं कर पाओगे। ये जो आपके पास इसका फ्यूल ट्रांसफ़र है या ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपके हार्ट और लंग्स के ऊपर डिपेंड करता है।
तो जैसे ही आप वार्म अप करते हैं बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ आपके हार्ट बीट्स और रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। इससे आपके मसल्स को, वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन और फ्यूल जो है वो प्रॉपर उसकी सप्लाई होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। वार्मिंग अप इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट विच अल्टीमेटली enhances energy level. In fact, the metabolic rate increase due to rise in core temperature. If there is an increase in temperature by 0.5 degrees Celsius, the metabolic rate increases by 7%. तो ये कितना एक इम्पॉर्टेंट है, अगर 0.5% भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिक रेट एकदम से उससे हाई हो जाता है। इफ़ द मेटाबॉलिक रेट इज़ हायर देयर विल बी हायर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आता है रिड्यूस एंजाइटी एंड टेंशन। वार्मिंग अप से पहले तक एक प्रेशर होता है, ट्रेनिंग का लगाओ या आप कंपटीशन का लगाओ, एक चिंता रहती है। लेकिन जैसे ही आप वार्म अप कर जाते हो तो आपकी बॉडी, आपको खुद फील होता है कि आप प्रिपेयर हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, टास्क के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो ये आपके इसमें रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इन्हांस कूलिंग एफिशिएंसी। हमारे बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है, चाहे उसके अंदर स्वेटिंग है या बाकी जो अदर मेथड्स हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। वार्म अप होने के साथ ही कूलिंग एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और जब आप गेम में, एक्टिविटी में या ट्रेनिंग के बीच में आप फिजिकल वर्क करते हो तो वो आपका प्रॉपरली कूलिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है। रिड्यूस द ब्लड लैक्टिक एसिड। ये एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट द हार्ट रेट एंड द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मसल टेम्परेचर। द हायर द temperature, the higher the consumption of oxygen and heart rate, and thus the blood lactic acid is reduced. तो जैसे ही आप वार्म अप करते हैं, आपका हार्ट बीट्स, रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। इससे ऑक्सीजन की कंजप्शन भी फास्ट हो जाती है और जो भी लैक्टिक एसिड इससे प्रोड्यूस होता है उसका रिमूवल भी फास्ट हो जाता है। अवॉइड इंजरीज, ये भी अच्छा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। वार्मिंग अप का सबसे एक मेन जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप इंजरीज से बच सकते हो। सेवरल स्कॉलर्स क्लेम दैट फेलियर ऑफ वार्मिंग अप मे लीड टू टेयरिंग ऑफ मसल्स। तो मसल्स को अगर आपने सेफ रखना है, उनकी पहले पॉइंट के अंदर भी आपके पास आया था कि उनकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आप सिंपल इसमें से लिख सकते हो कि आप इंजरी को अवॉइड कर सकते हो। इंजरीज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। जब भी कोई फिजिकल वर्क होता है तो हम इसको मिनिमाइज़ की तरफ चलते हैं। इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ मसल्स की जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाती है। स्पीड ऑफ मसल्स इंक्रीज आफ्टर वार्मिंग अप। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट टीयरिंग ऑफ मसल फाइबर्स इज़ कॉमन विदाउट एडिकेट वार्मिंग अप। अगर आप वार्मिंग अप पे नहीं जाते हैं तो आपके मसल फाइबर्स जो हैं वो फट सकते हैं। इंजरी से रिलेटेड जो है आपके पास दोनों पॉइंट सेम उसमें से उस टाइप से ही आ रहे हैं, तो आप चाहो तो दोनों को इनमें से मिस कर सकते हो या यूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ये चीज़ें कुछ आपके पास हैं बेटा जो आपके कंपोनेंट्स हैं, हालांकि इसके अंदर हर चीज़ को लिखा हुआ है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज इंडोरेंस, इंक्रीज एक्सप्लोसिव पावर। ये ज़्यादा परफेक्ट नहीं बैठते, इनको बहुत ज़्यादा उससे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पॉइंट यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन है, तब इन चीज़ों को बनाया जा सकता है। अदरवाइज फ्लेक्सिबिलिटी पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। जब आप वार्मिंग अप कर जाते हो तो आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, आपके मसल ज़्यादा मैक्सिमम रेंज तक जा सकते हैं। स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के ऊपर भी डेफिनेटली वार्मिंग अप से नो डाउट थोड़ा चेंज तो आता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसके अंदर होना चाहिए। या इंक्रीज इंडोरेंस। अब इंडोरेंस के ऊपर, ये इंडोरेंस जो है वो आपके हार्ट और लंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एकदम से तो कोई आपके इनके अंदर चेंज नहीं आता, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर वार्मिंग अप करने से आप सोचते हो इंडोरेंस इंप्रूव हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ज़रूर आएगा। तो मेरे उससे तो इन पॉइंट्स को छोड़ के चलना चाहिए। इंक्रीज एक्सप्लोसिव पावर, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा पॉइंट है कि एक्सप्लोसिव पावर के ऊपर आपके डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगाओ या पावर लगाओ। सम वेल रेप्यूटेड साइकोलॉजिस्ट
कैन नोट दैट वार्मिंग अप इंक्रीज एक्सप्लोसिव पावर. It is a well-known fact that warming up increases speed and strength. Due to this fact, it can be averred that warm-up enhances explosive power because explosive power depends upon speed and strength. And even आप रिएक्शन टाइम, नर्व इम्पल्स, इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. रिएक्शन टाइम कितना फास्ट है, आपके इम्पल्स कितने क्विक हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके इसमें से इम्प्रूव हो जाती हैं. नेक्स्ट आपके पास है इम्प्रूव स्पेसिफिक स्किल्स. स्पेशली आपका जर्नल वार्मिंग अप का जो पार्ट है वो आपकी स्पेसिफिक स्किल्स, जो मसल्स आपके किसी भी टास्क में या स्पेसिफिक स्किल के अंदर आपके इन्वॉल्व होने हैं, उनको आप ऑलरेडी टर्न अप कर चुके हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी स्किल को इम्प्रूव करते हैं. इम्प्रूव्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये भी अच्छा पॉइंट है. वार्मिंग अप इम्प्रूव्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. If a basketball player wants to shoot the ball in the ring without warming up, there will be more chance of missing. But after warming up, her neuromuscular coordination will be improved and will lead to more accuracy. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर पॉइंट है. इम्प्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. अब सारी चीज़ें जो भी आपके पास इन्होंने जैसे पीछे बोला है कि स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, एक्सप्लोसिव पावर, कोऑर्डिनेशन, स्किल्स, ये सब चीज़ें इंप्रूव होती है, तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाती है. नेक्स्ट आपके पास है वार्मिंग अप डिक्रीजेज रिएक्शन टाइम. ये पहले भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर भी हालांकि ये यूज़ हो जाता है, जो आपके पास इससे पहले इसमें सब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में भी रिएक्शन टाइम का ही रोल है, तो ये इन्होंने अलग भी निकाल दिया. वार्मिंग अप डिक्रीजेज रिएक्शन टाइम आप, और ये परफेक्ट पॉइंट भी है. आफ्टर थ्रो वार्मिंग अप, reaction time can be decreased up to some extent because muscles contact with fast speed. Neuromuscular coordination also plays an important role in decreasing reaction time. Last आपके पास है warming up brings second wind more readily. सेकेंड विंड, आप +2 में जाओगे तो ये आपके पास 1 नंबर में या कहीं ना कहीं वैसे भी आता है. ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है. सेकेंड विंड, बाहरी हवा, ऊपरी हवा, दूसरी हवा, कुछ इस तरीके की टर्म्स यूज़ की जाती हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर. इसके बारे में ये होता है कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल आप एक रनिंग करना स्टार्ट कर दिया आपने 1 राउंड 2 राउंड आप लगाते हैं ट्रैक पे, तो आपको ये फील होता है कि आप और ज़्यादा मूव करना पॉसिबल नहीं है. बहुत ज़्यादा एक फटीग ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको लगता है कि अब बैठ जाना चाहिए. लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशंस के अंदर भी आप उसको कंटिन्यू करके रखते हैं, तो आपको एकदम से कुछ टाइम के बाद एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, और उसके बाद आपको कोई भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी दूर हो जाती हैं अपने आप से ही. और उसके बाद आप एक्टिविटी को, रनिंग को, जो भी आप कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो. तो ये एक सेकंड विंड का फेज़ है. जो टाइम आपके पास आता है बीच में, जो ब्रेक लगता है, ये हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर, एक्टिविटी के अंदर देखने को मिलता है. क्योंकि जो आपके बॉडी के सिस्टम्स हैं, इंटरनल सिस्टम्स हैं, चाहे उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो सारे सिस्टम एकदम से क्लैप्स होने की कंडीशन पे आ जाते हैं. धीरे धीरे बॉडी जो है आपस में कोऑर्डिनेट करती है, सारे जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है. उसके बाद आप इसको वर्कआउट को कंटिन्यू कर सकते हो. तो ये आपका एक अच्छा पॉइंट था सेकंड विंड के बारे में. सेकंड विंड का कहीं वैसे भी आपके पास एक्सप्लेन के लिए आ सकता है. आगे आपके पास है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वार्मिंग अप. वार्मिंग अप से आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या कुछ चेंजेस आती हैं, या फिजियोलॉजिकल क्या है कि आपके इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. सबसे पहले आपके पास है इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर. जैसे पहले था उसके अंदर सेम वही पॉइंट आपके पास फिर से आ गया. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वार्मिंग अप से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट ये भी पॉइंट आप पहले कर चुके हो, काफ़ी सिमिलर उसमें से ये इंपॉर्टेंस के इक्वली है. डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मसल्स की जो चिपचिपाहट है, आपस में जो जकड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं मसल फाइबर्स, वो खुल जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं, और आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो स्मूथ हो जाती हैं. इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स. ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंस के अंदर से ही हैं.
बेटर है आप इन पॉइंट्स को, ये आपके पास 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हीं को आप इंपॉर्टेंस के अंदर यूज़ कर लें और इसी को आप इसमें फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वार्मिंग अप के अंदर दोनों क्वेश्चन का एक साथ आप आंसर तैयार कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है ये आपके पास इजी पड़ जाएगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, ये भी आपको करा चुका हूँ मैं। डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन मसल कैपिलरीज, ये भी सेम पॉइंट है, पिछले उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल ट्रांसफ़र टू टिश्यूज़, सेम उस पर। इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल सेम उसी पे। और नेक्स्ट फिर से आपके पास है रिड्यूस द ब्लड लैक्टिक एसिड, ये भी वही पॉइंट है जो आपके पिछले उसमें था। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी, इसको देख लो। ड्यू टू द अबव मेंशन्ड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस द कैपेसिटी टू डू फिजिकल वर्क इज इंक्रीज्ड, ऑल द सिस्टम्स ऑफ बॉडी बिकेम एफिशिएंट टू डू देयर रिलेटेड वर्क। तो जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, आपके बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है गाइडलाइंस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप के टाइम पे आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप, सबसे पहले आपके पास है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो भी इसके अंदर, जैसे आपको एक जर्नल मेथड के अंदर आपने देखा था क्या था, पहले आपके पास स्लो रनिंग जॉगिंग था, सारे पॉइंट्स उसके अंदर आपके पास थे। स्लो रनिंग जॉगिंग, फिर सिंपल एक्सरसाइज, फिर आपके पास स्ट्राइडिंग, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और फिर लास्टली आपके पास विंड स्प्रिंट। तो ये आपका एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफ़िकल्ट, इस तरीके से आपको चलना है। पहले जो है वो इजी वर्क करना है और उसके बाद आप डिफ़िकल्ट पे जा सकते हो। एक्सरसाइज फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जब वार्म अप करते हैं तो उसमें कंप्लीट बॉडी के लिए वार्म अप होना चाहिए। जर्नल वार्म अप के अंदर ये नहीं है कि आप जो कुछ से स्पेसिफिक मसल्स के लिए वार्म अप करते हो, बल्कि कंप्लीट बॉडी के लिए होना चाहिए। स्ट्रेचिंग एंड लूजनिंग एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वार्म अप करते हैं तो ये नहीं कि आपने सिर्फ रनिंग जॉगिंग इन चीज़ों से काम हो जाता है, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं और लूजनिंग एक्सरसाइज हैं वो भी परफॉर्म करनी चाहिए। ये आपको इंजरी से बचने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है। इंटेंसिव इनफ टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अब वेदर कंडीशन के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है आपको जो इसकी इंटेंसिटी है या किस डिग्री पे आपको वर्क करना है, किस स्पीड के ऊपर आपको वर्क करना है, तो वो इतना इंटेंस होना चाहिए कि आपके एक्चुअल कुछ चेंज आए, आपके टेम्परेचर, सर्कुलेशन, हार्ट बीट्स, रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें इम्प्रूव, एक्चुअल में इम्प्रूव हों। नेक्स्ट आपके पास है वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, तो ये एक इंडिविजुअल डिफरेंस के उस पर भी आ सकता है। वार्मिंग अप इज़ यूजुअली डन फॉर 20 to 30 मिनट्स बट इट शुड बी बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर। फॉर एग्जाम्पल वार्मिंग अप फॉर लोअर एज ग्रुप गर्ल्स should not be for longer duration and intensity should be less in comparison to boys and same age group। अदरवाइज इसके अंदर आपको टास्क के अकॉर्डिंगली भी करना चाहिए। आपने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा वार्मिंग अप की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि इसमें दिया नहीं है ये पॉइंट। आपको 100 मीटर स्प्रिंट लगानी है तो आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे, हाई डिग्री पे आपको वार्मिंग अप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपके पास है वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी और स्पोर्ट्स। पहले आपके पास था कंप्लीट बॉडी के लिए, यहाँ पे आप स्पेसिफिक वार्मिंग अप की तरफ जा रहे हैं कि जो आपने वार्मिंग अप करना है वो आपकी एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। वॉलीबॉल है तो आपकी जंपिंग एक्सरसाइज होंगी, क्रिकेट के आप गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर आपको शॉर्ट स्प्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, फील्डिंग के टाइम पे स्पेशली। तो इस तरीके से आपके टास्क के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। कंसर्न मूवमेंट ऑफ गेम्स शुड बी इंक्लूडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिक वार्मिंग अप के सारे पार्ट हैं। जो भी कंसर्न मूवमेंट है, जिस टाइप की एक्टिविटी है, जैसे बैडमिंटन के अंदर था आपको फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ये इस तरीके की जो है एक्टिविटी आपको वार्मिंग अप के अंदर इंक्लूड करनी है। क्योंकि कंसर्न मूवमेंट क्या है, जब आप एक्चुअल में गेम और स्पोर्ट्स के ऊपर जाओगे या बैडमिंटन खेलोगे तो वहाँ पे आपके पास सारी मूवमेंट्स जो हैं इसी टाइप की हैं, तो उसके रिलेशन के अंदर ही आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। वार्मिंग अप शुड बी डन एट एग्जैक्ट टाइम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके वार्मिंग अप का टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, कब आपका गेम शुरू होना है और कब आपने वार्म अप करना है। बिल्कुल जस्ट बिफोर
कंपटीशन और ट्रेनिंग, आपको ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अगर आप एक अच्छा वार्म अप करके और बैठ जाते हो, कुछ टाइम स्टे कर जाते हो, अभी कंपटीशन में टाइम है, तो वो सिंपल आपका एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो उसका टाइमिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये थे आपके फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वार्मिंग अप। अभी आपके पास कूलिंग डाउन और उसके बाद आपके पास कुछ आपके स्किल्स, टेक्निक और स्टाइल, एक वीडियो और बनाएंगे, उसके ऊपर आपको इसे सारा कवर हो जाएगा। तो आज के लिए काफ़ी है।